मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए स्वागत है आपका वर्कशीट नंबर 43 में। और साइंस की इस वर्कशीट में आज हम रिवीजन करेंगे जो चैप्टर हमारा चल रहा था जिसका नाम था बल तथा गति के नियम। तो लिखा हुआ भी है ब्रैकेट में अध्याय की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति कौन करेगा? जिज्ञासा और ज्ञान के बीच में कुछ बातें हो रही हैं तो ज्ञान को जिज्ञासा पूछ रही है, आपने बल तथा गति के नियम के बारे में अब तक क्या जाना है? तो ज्ञान ने बोला, जिज्ञासा दीदी हमने बल तथा गति के नियम के बारे में बहुत कुछ जाना है और आपने भी जाना होगा बच्चों। तो देखते हैं कि आपने और ज्ञान में से किसको ज़्यादा आता है। तो थोड़ी बातें कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या रिवाइज किया है, क्या हमारे माइंड में है। देखिए, ज्ञान ने सबसे पहले बल को जाना। बल का मतलब क्या होता है? खींचना या धक्का देना। और इसका मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन। सिंपली हम न्यूटन से दिखा सकते हैं इसको, और किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर से भी दिखा सकते हैं। एक न्यूटन किसके बराबर होता है? जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? 1 न्यूटन बोल सकते हैं। तो बच्चों देखो, ध्यान रखना, आपको पता है कि जो बल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? F=m और a। अगर आपसे ये पूछा जाता है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए, तो हम कैसे परिभाषित करेंगे भाई? 1 न्यूटन यानी कि जो फोर्स है वो 1 न्यूटन के बराबर कब आएगा? जब उसका मास भी 1 होगा, 1 किलोग्राम होगा, और उसका जो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है वो भी क्या होगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो तभी तो वो न्यूटन 1 आएगा ना, बल जो आएगा वो 1 न्यूटन आएगा ना। तो इसको परिभाषित करना बड़ा आसान है। हम ये बोल देंगे, जब किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो और उसका त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो उसका फोर्स, उसका बल जो होगा वो कितना होगा? 1 न्यूटन होगा। क्योंकि 1 की 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। तो हम इस तरह से उसको परिभाषित कर सकते हैं 1 न्यूटन को। तो बच्चों ध्यान रखना, 1 न्यूटन के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपली उसका आंसर आप दे सकते हैं। आगे ज्ञान ने क्या सीखा है? आगे ज्ञान ने बोला कि जो बल होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है संतुलित बल, दूसरा होता है असंतुलित बल। संतुलित बल किसे कहते हैं? जब परिणामी बल क्या होता है? शून्य। यानी कि जब किसी वस्तु पर बल एक तरफ से लगाया जा रहा हो तो दूसरी तरफ से भी अगर उतना ही बल लगाया जा रहा है तो दोनों बल एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। तो जो कुल बल आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। ऐसे बल को हम क्या बोलेंगे? संतुलित बल बोलेंगे। और असंतुलित बल क्या होता है? असंतुलित बल वो होता है जब एक तरफ का बल बहुत ज़्यादा हो और दूसरी तरफ का बल कम हो। तो क्या होगा कि वस्तु के अंदर गति पैदा होगी और इस तरह से जो बल लगता है उसको क्या बोलेंगे? असंतुलित बल बोलेंगे, क्योंकि वो शून्य से अधिक होगा। अब बात करते हैं कि ज्ञान ने आगे क्या सीखा है। ज्ञान ने आगे पढ़ा है बल तथा गति के नियम के अंदर न्यूटन की गति के 3 नियम। गति का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तो हम तीनों नियम की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से नियम थे। सिर्फ रिवीजन है, ज़्यादा अगर आपको डीपली थोड़ा पढ़ना है तो आप पीछे की वीडियो जरूर देखें बच्चों, उसमें विस्तार से तीनों नियम के बारे में बताया गया है। फिर भी हम थोड़ा थोड़ा आपको रिवाइज करा देते हैं। देखिए, उसने बोला जो गति का प्रथम नियम था उसमें क्या था? प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। यानी कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है, और अगर गति अवस्था में है तो गति में रहना चाहती है। बस शर्त ये है कि वो उसके ऊपर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। यही तो गति का पहला नियम था। और इस नियम को क्या बोला था? जड़त्व का नियम। क्यों बोला था? कि इस अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की जो अवस्था होती है उसको हम जड़त्व का नियम बोलते हैं, क्योंकि हर वस्तु अपने अंदर परिवर्तन का विरोध करती है, उसी को जड़त्व बोलते हैं। और द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान जड़त्व की माप होती है। यानी कि जिसके अंदर जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ही ज़्यादा उसके अंदर क्या होता है? जड़त्व होता है। जितना कम द्रव्यमान उतना ही कम क्या होता है? जड़त्व होता है। यानी कि जो वस्तु जितनी ज़्यादा भारी होगी उसका द्रव्यमान भी भारी होगा। यानी कि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। और वस्तु अगर हल्की है तो उसका जड़त्व भी हल्का होगा, उसको आराम से कोई भी इधर उधर कर सकता है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरे नियम में ये बोला गया, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। तो ये आपने बड़ी आराम से पढ़ा था पहले भी कि P किसके बराबर होता है? mv के बराबर। यानी कि m यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान, और v क्या है? उसकी गति है, उसकी वेलोसिटी है।
तो संवेग जो होता है वो परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। और जो हमने यहाँ पर बल निकाला वो किसके बराबर निकाला था, एम ए के बराबर निकाला था। यानी कि जो बल लगता है वो एम ए के बराबर लगता है। एम का मतलब द्रव्यमान और ए का मतलब क्या हो गया, त्वरण हो गया। ठीक है, तो ये उसका द्वितीय नियम था। अब बात करते हैं गति का तीसरा नियम। तीसरे नियम में लिखा हुआ है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। यानी कि वस्तु ए जितना बल बी पर लगाती है उतना ही बल बी भी किस पर लगाएगी, ए पर लगाएगी, लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगी। ये तीसरा नियम था, विपरीत दिशा में। ठीक है बच्चों, विपरीत दिशा में बल लगेगा। यह दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर पर विपरीत दिशा में होते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, हमेशा बराबर रहेंगे। जो ए पर लगाएगा जितना बल, ए जितना बल बी पर लगाएगा उतना ही बी ए पर लगाएगा, लेकिन हमेशा विपरीत दिशा में लगाएगा। अब इसके बाद में जो ज्ञान ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, संवेग संरक्षण का नियम। और इस नियम के अनुसार क्या है हमारे पास में, संवेग संरक्षण का नियम दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। यानी कि टकराने से पहला जितना संवेग था टकराने के बाद भी संवेग उतना ही रहता है। तो ये प्रारंभिक संवेग था उसका, क्योंकि u से दिया हुआ है और ये v से दिया हुआ है दोनों वस्तुओं का, तो ये उसका अंतिम संवेग है। तो प्रारंभिक संवेग यानी कि टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। ये संवेग संरक्षण का नियम है। तो यहाँ पर जो दो गेंदें हैं जो आपस में टकरा रही है उसको देखकर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। अगर फिर भी याद नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए। यहाँ पर एक जो पहली बॉल है वो दूसरे से जाकर टकरा गई है, दोनों आपस में टकराते हैं। टकराने से पहले भी इनका संवेग जितना था टकराने के बाद भी उतना ही रहता है। ये संवेग संरक्षण का नियम था। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम बात करते हैं अभ्यास की। तो इसमें जो अभ्यास है उसकी बात करते हैं कि एक इकाई बल या एक न्यूटन को परिभाषित कीजिए। तो एक न्यूटन को परिभाषित करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि जब किसी का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है किसी वस्तु का और वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से त्वरण कर उसके अंदर त्वरण होता है, तो उसका जो बल होता है वो कितना होता है, 1 न्यूटन होता है। गति के तीनों नियमों को लिखना है, तो तीनों नियम आपके पास में यहाँ पर लिख दिए हुए हैं, तो उनको आप आराम से लिख सकते हैं। कि पहला नियम क्या कहता है कि जब जो अपनी स्थिर अवस्था में रहती है वह कोई वस्तु या गति अवस्था में रहती है तो उसी अवस्था में बनी रहती है कि जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। यहाँ पर उसका सूत्र भी लिख देना और मात्रक भी लिख देना। तीसरा बोलता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है, और ये जो बल लगता है वो मात्रा में बराबर और विपरीत दिशा में लगता है। ये 3 नियम आपके हो गए हैं, तो यहाँ से आप उसका आंसर दे सकते हैं। अब इसके बाद में बात आती है कि गति के दूसरे नियम के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो ये यहाँ से अनुप्रयोग लिख सकते हो कि जब आप किसी वस्तु पर धक्का देते हो या किसी को कोई आप चोट पहुँचाते हो या फिर आप किसी को किक मारते हो, चोट पहुँचाते हो, टक्कर मारते हो, तो दूसरी वस्तु भी आप पर उतना ही बल लगाती है। और यहाँ पर जो एक खिलाड़ी है जो एक गेंद को कैच कर रहा है, तो जब वो गेंद को कैच कर रहा होता है तो उसको अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है ताकि उसको चोट ना लगे, क्योंकि जितना वो समय उस अपने हाथों को पीछे खींचने में लगाता है उतनी देर में जो गेंद होती है उसका जो गति होती है वो शून्य हो जाती है, तो इसलिए उसको चोट कम लगती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 2 अनुप्रयोग हैं वो अपने दैनिक जीवन में लिख सकते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी पहले भी कि हम जब किसी गद्देदार वस्तु पर या गद्दे पर जंप करते हैं तो हमें चोट नहीं लगती, क्योंकि गद्दे इतना उसके पास में समय देता है हमें ताकि हम उस सतह तक पहुंच सके और हमें चोट ना लगे। तो ये काफ़ी अनुप्रयोग आप अपने दैनिक जीवन से लिख सकते हो। तीसरा है, जड़त्व को परिभाषित कीजिए। तो जड़त्व का मतलब क्या हो गया, जड़त्व का मतलब आप यहाँ से ले सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का जो गुण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। कि अगर जब कोई वस्तु गति अवस्था में रहती है, गति में रहना चाहती है, और जो स्थिर में रहना चाहती है वो स्थिर में ही रहती है, जो स्थिर में रहती है वो स्थिर में अवस्था में रहना चाहती है,
जो गति में रहती है वो गति अवस्था में रहना चाहती है। ऐसे नियम को हम क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं, क्योंकि हर वस्तु ये चाहती है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन ना हो। वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। इसी को हम जड़त्व का नियम बोलते हैं। तो बच्चों, आज की वर्कशीट काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर का रिवीजन हुआ है। और सबसे नीचे जो एक लाइन लिखी हुई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, उचित दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं, घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ही आवश्यक हो। जो पढ़ाई हो रही है वो आपकी ऑनलाइन हो रही है, तो आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें हाथों को, और अपने हाथों को साबुन से और पानी से धोएं। टेक केयर बच्चों, अपना ध्यान रखो। बाय बाय।